भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा लहराकर पूरे विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय कराया है। दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। लोग अपनी शुभकामनाएं भेज रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है लोग आपको भी बधाई देते होंगे। देते हैं ना? ढेर सारी बधाई आपको भी मिल रही है ना? हर हिंदुस्तानी को मिल रही है। पूरा सोशल मीडिया बधाई संदेशों से भरा हुआ है। जब सफलता इतनी बड़ी हो तो सफलता, उसका उत्साह ये भी लगातार बना रहता है। आपके चेहरे भी बता रहे हैं। दुनिया में कहीं भी रहे, लेकिन आपके दिल में धड़कता है भारत। आपके दिल में धड़कता है, आपके दिल में धड़कता है, आपके दिल में धड़कता है। मैं आज ग्रीस में आपके बीच आकर एक बार फिर GoDaddy देता है आपको भरोसेमंद होस्टिंग जो आप आसानी से सेटअप कर सकते हैं। पाइए 99.9% अप टाइम और बेहतरीन सुरक्षा ताकि आपका बिजनेस चले बिना किसी रुकावट के। इतना ही नहीं, पाए ऑटोमेटिक साइट बैकअप हर दिन, जिससे आपका डेटा रहेगा सुरक्षित। साथ में मिलती है 24/7 सहायता। आपके बिजनेस की जरूरत के हिसाब से अपना होस्टिंग प्लान चुनिए और पसंद न आने पर 30 दिन में पैसे वापस। आज ही विश्व के नंबर 1 वेब होस्ट के साथ अपनी साइट होस्ट करें। सभी को चंद्रयान उसकी एक भव्य सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम लोग तो बचपन से सुनते आए हैं, चंद्रमा को तो हमारे यहां चंदा मामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा चंद्रयान को लेकर कुछ लोग तस्वीरें शेयर कर रहे थे कि हमारी धरती मां ने अपने भाई चंद्रमा को राखी के तौर पर चंद्रयान भेजा है। और देखिए चंद्रमा ने कितनी अच्छी तरह उस राखी की मर्यादा रखी, उसका सम्मान किया। राखी का पर्व भी कुछ ही दिनों में आ रहा है। मैं आप सभी को रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं। मेरे परिवारजनों, मैं दुनिया के कितने ही देशों में गया हूं, लेकिन ग्रीस आना, एथेंस आना मेरे लिए बहुत खास है। एक तो एथेंस का इतिहास हजारों साल पुराना है। दूसरा, मैं काशी का सांसद हूं, जो दुनिया के सबसे पुराने जीवंत शहरों में से एक है काशी। तीसरा, एक और बात भी है, बहुत कम लोगों को पता होगा, मेरा जहां जन्म हुआ गुजरात में,
वो वड़नगर वो भी एथेंस की तरह ही एक जीवंत शहर है। वहां भी हजारों साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसलिए एथेंस आना मेरे लिए एक अलग ही भावना से भरा हुआ है। और आपने देखा है, ग्रीस की सरकार ने मुझे ग्रीस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भी दिया है। इस सम्मान के हकदार आप सब लोग हैं। इस सम्मान के हकदार 140 करोड़ भारतीय हैं। इस सम्मान को भी मैं मां भारती की सभी संतानों के चरणों में समर्पित करता हूं। साथियों, आज मैं ग्रीस के लोगों के साथ अपनी संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। अभी यहां जब जंगलों में आग लगी तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। ग्रीस के कितने ही लोगों की इस आपदा में दुखद मृत्यु तक हो गई। भारत संकट की इस घड़ी में ग्रीस के लोगों के साथ है। साथियों, ग्रीस और भारत के रिश्ते सदियों से हैं। ये रिश्ते सभ्यता के हैं, संस्कृति के हैं। ग्रीक इतिहासकारों ने भारतीय सभ्यता का बहुत गहन वर्णन किया है। ग्रीस और मौर्य साम्राज्य के बीच मित्रतापूर्वक रिश्ते रहे। सम्राट अशोक के भी ग्रीस से बहुत अच्छे संबंध रहे। जब दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा तक नहीं होती थी, तब हमारे यहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी। एस्ट्रोनॉमी हो, मैथमेटिक्स हो, आर्ट्स हो, व्यापार हो, हम दोनों सभ्यताओं ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है और एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया भी है। मेरे परिवारजनों, हर सभ्यता और हर संस्कृति की कुछ न कुछ एक विशेष पहचान होती है। भारतीय सभ्यता की पहचान विश्व को जोड़ने की रही है। इस भावना को हमारे गुरुओं ने सबसे ज्यादा सशक्त किया है। गुरु नानक देव जी का विश्व भ्रमण, जिसको हम उदासियों के रूप में जानते हैं, उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य यही था कि वो मानवता को जोड़ें, इंसानियत का भला करें। गुरु नानक देव जी ने ग्रीस में भी अनेक स्थानों की यात्रा की थी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। सबका भला हो, सबका हित हो, यही कामना तब भी थी और आज भी भारत इन्हीं संस्कारों को आगे बढ़ा रहा है। आपने देखा है कि कोरोना काल में कैसे भारत की दवाओं ने
सप्लाई चेन को चलाए रखा, रुकावटें नहीं आने दी। मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन ने दुनिया भर में करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। कोरोना के इस काल में हमारे गुरुद्वारों में लंगर लगे, मंदिरों में भंडारे लगे, हमारे सिख नौजवानों ने मानवता की मिसाल पेश की। एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में ये जो काम भारत करता है, यही हमारे संस्कार है। साथियों, आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। भारत के बढ़ते सामर्थ्य के साथ ही विश्व में भारत की भूमिका भी तेजी से बदल रही है। अभी मैं दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेकर आ रहा हूं। अब से कुछ दिन बाद भारत में G20 का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। G20 का प्रेसिडेंट होने के नाते भारत ने इसकी जो थीम तय की है, उसमें भी विश्व बंधुत्व की यही भावना नजर आती है। ये थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यानी पूरी दुनिया का फ्यूचर साझा है, जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे फैसले और हमारे सरोकार भी उसी दिशा में है। Namaste India. Keep riding Yamaha and hear the call of the blue. Hello to all Yamaha fans. Keep loving and revving up your Yamaha machines and hear the call of the blue. It is important to understand, Mr. Speaker sir, it is important to understand, ये घुसपैठिया कहां से आए थे? ये जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली का पैक्ट हुआ। जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली का पैक्ट हुआ। उस पैक्ट में क्या था? मैं थोड़ा दृष्टि हाउस का दृष्टि आकर्षण करना चाहता हूं। 1950 अप्रैल महीना में नेहरू जी और लियाकत अली का पैक्ट हुआ। What did this pact say? I would like to draw your attention. This pact says, I quote, the government of India and Pakistan solemnly agree that each shall ensure to the minorities throughout its territory a full sense of security in respect of life, culture, property, personal honor, occupation, speech, and worship, subject to the law and morality will be maintained. लेकिन इंडिया की तरफ से नेहरू लियाकत अली पैक्ट का तवज्जो दिया गया, but it was the then Pakistan who never gave heed to this act. Ultimately, what happened? That the persecuted population who came from Punjab and Bengal to reside in India were never given their dues, despite Mahatma Gandhi ji, Nehru ji, Sardar Vallabhbhai Patel, and most importantly Shama Prasad Mukherjee saying that we should give rights to the citizen coming from erstwhile Pakistan. It was not given. It was, instead of that, in 1983, a draconian law in the form of IMDT was brought in this house, and during the days of Indira Gandhi, it ultimately gave protection to the Ghuspetiyas, to the immigrants who were illegal. And I would like to bring to your notice one incident that took place in Assam in 94-95, when the then Chief Minister of Assam, Hitesh Soikia ji, just gave a statement that there are around 3 million
illegal migrants in Assam. He was made to retract his statement the next very day, unless and until he retracted. People said from High Command here in Delhi that your government will be removed, your government will be toppled. You give a statement so that to retract those issues of illegal migrants. Mr. Speaker, sir, बहुत कुछ बोलना है, लेकिन एक बात बोलना जरूरी है. I am a third generation persecuted person. In 2012, when there was no headway on this citizenship, I went to the Supreme Court of India to file a PIL, and based on my PIL in 2012, Supreme Court gave order to 18 chief secretaries of the state, of all the chief secretaries of 18 states of our country, to give a statement on this. It was following this that Narendra Modi ji's government in 2019 brought the Citizenship Amendment Act to the House, and it was passed by the House both in Rajya Sabha and Lok Sabha. Today we are at the cusp of history, because we know that in the coming days, the Citizenship Amendment Bill will see the light of the day through the rules and regulations that will be formed. Mr. Speaker, sir, my second and last topic of discussion today in this no confidence motion is very, very important, is of national security. When our country got independence in 1947, Mr. Speaker, sir, India did not share a border with China. China का साथ हमारा कोई boundary नहीं था. It is on record. China 1950 में सियांकन को दखल किया. भारत की संसद में बहुत बार आवाज उठा, लेकिन तब का भारत की प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में आके कोई स्टेटमेंट नहीं दिया. 1951 में चाइना ने तिब्बत को एक्वायर किया, हमारा संसद में आवाज उठा, कोई आवाज नहीं दिया. 1954 में I would like to draw your attention to the Sino-Indian Act, which is also called the Panchsheel Act. In that Panchsheel Act, what was written, I would like to bring to your notice today. The Sino-Indian Act or the Panchsheel Act said that we will mutually do no aggression. We will mutually respect the territory of each other. We will mutually have all equality and peaceful coexistence. लेकिन चाइना ने हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन को पीछे से छोरा भोका, और 1959 में जब दलाई लामा जी तिब्बत छोड़ के आ गया, और we know what happened following that. On 28th of August, I would like to reiterate, on 28th of August 1959, the then Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru ji, came to the Parliament to accept the fact that India had lost Akshay Chin. Mr. Speaker, sir, we know what happened then in 1962. We lost, and why we lost? Because of the nexus of and the unplanned diplomatic planning of Nehruji, Menonji and Bijikol, and we lost lot of territories. Today, Northeast. Okay. With 1 minute, I will take your indulgence for 1 minute. Today, Northeast is burning not because of Modi ji's government's policy. It is the policy of the Congress, who actually divided not only Manipur, they had divided Tripura also, Assam also, all the other states. Today, Northeast is seeing unprecedented development. I invite my friends to come to Northeast, not just Prime Minister, who has visited almost 60 times. Had it not been for COVID, he would have made a century. I would like to bring on record last point, Mr. Speaker. Just one point is that the Council of Ministers has also made 400 plus visits in addition to the Prime Minister's 60 visits. Lastly, एक थोड़ा कविता बोल के मैं अपना बात को विराम देता हूँ. बोलो 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 शोभे, जोतो बिना बेनु रोबे, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে, ধর্মে মহান হবে, কর্মে মহান হবে, নবদিনমণি উদিবে আবার, পুরাতনে পুরবে. ধন্যবাদ. Please.
प्लीज। जो भी माननीय सदस्य रिक्वेस्ट करता है उनको बोलने का पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है। प्लीज आप, मैं सदन से व्यवस्था इंतजार से डायरेक्ट, प्लीज प्लीज। नो प्लीज 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 प्लीज। आप एक मिनट सदन के अंदर जब माननीय सदस्य की रिक्वेस्ट आएगी जब भी तो बोलने देंगे। नो नो, किसको बोलना? नो। आप इनको चुप कराना। प्लीज 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 प्लीज। माननीय सदस्यगण, जो कुछ भी जिस तरीके का बर्ताव और जिस तरीके का व्यवहार माननीय सदस्य कर रहे हैं ये सदन के लिए उचित नहीं है। पूर्व में भी हम ये अपेक्षा करते हैं कि किसी कांग्रेस दल के नेता हैं यहां पर, संसदीय भाषा में बोले, मर्यादा भाषा में बोले। संसद हमारी लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है। देश अपेक्षा करता है कि बोलते समय हमें संयमित बोलना चाहिए, मर्यादित बोलना चाहिए और संसदीय मर्यादाओं के आचरण के तहत बोलना चाहिए। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से भी दुख है, पूरे सदन को दुख है, बोलते समय हमें मर्यादित आचरण की व्यवस्था करनी चाहिए। इस विषय पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था 353 के रूल के तहत भी, और उसके तहत भी मैं उसकी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद दूंगा। लेकिन फिर मैं अपेक्षा करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री हमारे सदन के नेता हैं। मेरी सबसे अपेक्षा है कि हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहिए। आप सबको मैंने पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है। मैं अपेक्षा करता हूं कि हम सब सदन की उच्च मर्यादाओं परंपराओं को कायम रखेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जो सदन के नेता हैं उनकी बात सुनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 3 दिवस से अनेक वरिष्ठ महानुभाव आदरणीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। करीब सभी के विचार मुझ तक विस्तार से पहुंचे भी हैं। मैंने स्वयं भी कुछ भाषण सुने भी हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश की जनता ने हमारी सरकार के प्रति बार बार जो विश्वास जताया है, मैं आज देश के कोटि कोटि नागरिकों का आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और अध्यक्ष जी कहते हैं भगवान बहुत दयालु है
और भगवान की मर्जी होती है कि वो किसी न किसी के माध्यम से अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किसी न किसी को माध्यम बनाता है। मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि ईश्वर ने विपक्ष को सुझाया और वो प्रस्ताव लेकर आए। दो 2018 में भी ये ईश्वर का ही आदेश था, जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है, ये मैंने उस दिन भी कहा। और हुआ भी वही। जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे। और इतना ही नहीं, जब हम सब जनता के पास गए तो जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया। और चुनाव में एनडीए को भी ज्यादा सीटें मिली और भाजपा को भी ज्यादा सीटें मिली। यानी एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के प्रस्ताव पर यहां 3 दिनों से अलग अलग विषयों पर काफी चर्चा हुई है। अच्छा होता कि सत्र की शुरुआत के बाद से ही विपक्ष ने गंभीरता के साथ सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया होता। बीते दिनों इसी सदन ने और हमारे दोनों सदन ने जनविश्वास बिल, मेडिएशन बिल, डेंटल कमीशन बिल, आदिवासियों के लिए जुड़े हुए बिल, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, कोस्टल एक्वाकल्चर से जुड़ा बिल, ऐसे कई महत्वपूर्ण बिल यहां पारित किए। और ये ऐसे बिल थे जो हमारे फिशरमैन के हक के लिए थे और उसका सबसे ज्यादा लाभ केरल को होना था। और केरल के सांसदों से ज्यादा अपेक्षा थी कि ऐसे बिल पर तो अच्छे ढंग से हिस्सा लेते, लेकिन राजनीति उन पर ऐसी हावी हो चुकी है, उनको फिशरमैन की चिंता नहीं है। यहां नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का बिल था, देश की युवा शक्ति के आशा आकांक्षाओं के लिए एक नई दिशा देने वाला बिल था। हिंदुस्तान को एक साइंस पावर के रूप में भारत कैसे उभरे, वैसी दीर्घ दृष्टि के साथ सोचा गया था।
उससे भी आपका इतराज। डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ये बिल अपने आप में देश के युवाओं के जज्बे में जिस बात आज प्रमुखता से है उससे जुड़ा हुआ था। आने वाला समय टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। आज डाटा को एक प्रकार से सेकंड ऑयल के रूप में, सेकंड गोल्ड के रूप में माना जाता है। उस पर कितनी गंभीर चर्चा की जरूरत थी, लेकिन राजनीति आपके लिए प्राथमिकता थी। कई ऐसे बिल थे जो गांव के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासी के लिए, उनके कल्याण की चर्चा करने के लिए थे, उनके भविष्य के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन इसमें इन्हें कोई रुचि नहीं है। देश की जनता ने जिस काम के लिए उनको यहां भेजा है, उस जनता का भी विश्वासघात किया गया है। विपक्ष के कुछ दलों के लिए उनके आचरण से, उनके व्यवहार से उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि देश से ज्यादा उनके लिए दल है, देश से बड़ा दल है, देश से पहले प्राथमिकता दल है। मैं समझता हूं आपको गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख, यही आपके दिमाग पे सवार है। आपको देश के युवाओं के भविष्य की परवाह नहीं है, आपको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है। और माननीय अध्यक्ष जी, आप झूठे एक दिन सदन चलने भी दिया, किस काम के लिए? आप झूठे तो विश्वास प्रस्ताव पर झूठे, और अपने कट्टर भ्रष्ट साथी उनकी शर्त पर मजबूर होकर के और इस अविश्वास पर प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की? और तो मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया में आपके दरबारी भी बहुत दुखी है। ये हाल है आपका। और अध्यक्ष जी देखिए, मजा है इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहा है। अध्यक्ष जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप। क्या हाल है आप लोगों का, क्या दारिद्र्य है। आदरणीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के हमारे साथियों को दिखास की, छपास की बहुत इच्छा रहती हो, पर स्वाभाविक है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि देश भी आपको देख रहा है। आपके एक एक शब्द को देश गौर से सुन रहा है।
लेकिन हर बार देश को आपने निराशा के सिवाय कुछ नहीं दिया है। और विपक्ष के रवैये पर भी मैं कहूंगा, जिनके खुद के वही खाते बिगड़े हुए हैं, जिनके वही खाते खुद के बिगड़े हुए हैं, वो भी हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस अविश्वास प्रस्ताव में कुछ चीजें तो ऐसी विचित्र नजर आई जो न पहले कभी सुना है, न देखा है, न कभी कल्पना की है। सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को बोलने की सूची में नाम ही नहीं था। और पिछले उदाहरण देखिए आप, 1999 में वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। शरद पवार साहब उस समय नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने डिबेट का नेतृत्व किया। 2003 में अटल जी की सरकार थी, सोनिया जी विपक्ष की नेता थी, उन्होंने लीड ली, उन्होंने विस्तार से अविश्वास प्रस्ताव रखा। 2018 में खड़गे जी थे विपक्ष के नेता, उन्होंने प्रोमिनेंटली विषय को आगे बढ़ाया। लेकिन इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया, उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था, तो भी आपने उनको आज मौका दिया। लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना, उसमें ये माहिर है। मैं नहीं जानता हूं कि आखिर आपकी मजबूरी क्या है, क्यों अधीर बाबू को दरकिनार कर दिया गया। पता नहीं कलकत्ता से कोई फोन आया हो। और कांग्रेस बार बार उनका अपमान करती है। कभी चुनावों के नाम पर उन्हें अस्थायी रूप से फ्लोर लीडर से हटा देते हैं। बिट्टू जी, हम अधीर बाबू के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। सूरज जी जरा जोर से हंस लीजिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, किसी भी देश के जीवन में, इतिहास में एक समय ऐसा आता है जब वो पुरानी बंदिशों को तोड़ करके एक नई ऊर्जा के साथ, नए उमंग के साथ, नए सपनों के साथ, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए कदम उठा लेता है। 21वीं सदी का ये कालखंड, और मैं बड़ी गंभीरता से इस पवित्र लोकतंत्र के मंदिर में बोल रहा हूं और लंबे अनुभव के बाद बोल रहा हूं कि ये कालखंड, सदी का ये वो कालखंड है
जो भारत के लिए हर सपने सिद्ध करने का अवसर हमारे चरण में। और हम सब ऐसे टाइम पीरियड में हैं, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, देश के कोटि कोटि जन है, ये टाइम पीरियड बहुत अहम है, बड़ा महत्वपूर्ण है बदलते हुए विश्व में। और मैं इन शब्दों को भी बड़े विश्वास से कहना चाहता हूं कि ये कालखंड जो घड़ेगा उसका प्रभाव इस देश पर आने वाले 1000 साल तक रहने वाला है। 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ इस कालखंड में अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से जो करेगा वो आने वाले 1000 साल की मजबूत नींव रखने वाला है। और इसलिए इस कालखंड में हम सबका बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और ऐसे समय हम सबका एक ही फोकस होना चाहिए, देश का विकास, देश के लोगों के सपनों को पूरा करने का संकल्प, और उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए जी जान से जुट जाना, यही समय की मांग है। 140 करोड़ देशवासी, इन भारतीय समुदाय की सामूहिक ताकत हमें उस ऊंचाई पर पहुंचा सकती है। हमारे देश की युवा पीढ़ी का सामर्थ्य, आज विश्व ने उनका लोहा माना हुआ है, हम उन पे भरोसा करें। ये हमारी युवा पीढ़ी भी जो सपने देख रही है, वो सपनों को संकल्प के साथ सिद्धि तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखती हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, 2014 में 30 साल के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 2019 में भी उस ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके उनके सपनों को संजोने का सामर्थ्य कहां है, उनके संकल्पों को सिद्ध करने की ताकत कहां पड़ी है, वो देश भली भांति पहचान गया। और इसीलिए 2019 में फिर एक बार हम सबको सेवा करने का मौका दिया और अधिक मजबूती के साथ दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो भारत के युवाओं के सपनों को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को, उनकी आशा अपेक्षा के मुताबिक वो जो काम करना चाहता है उसके लिए हम अवसर दें। सरकार में रहते हुए हमने भी इस दायित्व को निभाने का भरपूर प्रयास किया है। हमने भारत के युवाओं को घोटालों से रहित सरकार दी है। हमने भारत के युवाओं को, आज के हमारे प्रोफेशनल्स को खुले आसमान में उड़ने के लिए हौसला दिया है, अवसर दिया है। हमने दुनिया में भारत की बिगड़ी हुई साख, उसको भी संभाला है और उसे फिर एक बार नई ऊंचाइयों पर ले गए। अभी भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में हमारी साख को दाग लग जाए, लेकिन दुनिया अब देश को जान चुकी है। दुनिया के भविष्य में भारत किस प्रकार से योगदान दे सकता है, ये विश्व का विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। और इस दौरान हम
हमारे विपक्ष के साथियों ने क्या किया? जब इतनी सानुकूल वातावरण, चारों तरफ संभावनाएं ही संभावनाएं, इन्होंने अविश्वास के प्रस्ताव की आड़ में जनता के आत्मविश्वास को तोड़ने की विफल कोशिश की है। आज भारत के युवा रिकॉर्ड संख्या में नए स्टार्टअप लेकर के दुनिया को चकित कर रहे हैं। आज भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आ रहा है। आज भारत का एक्सपोर्ट नई बुलंदी को छू रहा है। आज भारत की कोई भी अच्छी बात ये सुन नहीं सकते। यही उनकी अवस्था है। आज गरीब के दिल में अपने सपने पूरा करने का भरोसा पैदा हुआ है। आज देश में गरीबी तेजी से घट रही है। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आईएमएफ अपने एक वर्किंग पेपर में लिखता है कि भारत ने अति गरीबी को करीब करीब खत्म कर दिया है। आईएमएफ ने भारत के डीबीटी के और दूसरे हमारे सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए आईएमएफ ने इसे कहा है, ये लॉजिस्टिकल मार्वल है। आदरणीय अध्यक्ष जी, WHO ने कहा है, आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जल जीवन मिशन के जरिए भारत में 4 लाख लोगों की जान बच रही है। ये 4 लाख कौन है? मेरे गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित परिवारों के मेरे स्वजन है। हमारे परिवार के निचले तबके में जिंदगी गुजारने के लिए जो मजबूर हुए, उनके जन हैं। ऐसे 4 लाख लोगों की जान बचने की बात WHO कह रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, WHO स्वच्छ भारत अभियान का एनालिसिस करके के कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान से 3 लाख लोगों को मरने से बचाया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत स्वच्छ होता है, 3 लाख लोगों की जिंदगी बचती है। 3 लाख है कौन? वही झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीने के लिए जो मजबूर है, जिनके लिए अनेक कठिनाइयों से गुजारा करना पड़ता है। मेरे गरीब परिवार के लोग हैं, शहरों की बस्तियों में गुजारा करने वाले लोग, गांव में जीने वाले लोग हैं और वंचित तबके के लोग हैं जिनकी जान बची है। यूनिसेफ ने क्या कहा है? यूनिसेफ ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के कारण हर साल गरीबों के 50,000 रुपये बच रहे हैं। ये लेकिन भारत की इन उपलब्धियों से कांग्रेस समेत विपक्ष के कुछ लोग दलों को अविश्वास है। जो सच्चाई दुनिया दूर से देख रही है, ये लोग यहां रहते हैं, दिखती नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अविश्वास और घमंड इनकी रगों में रस बस गया है। वे जनता के विश्वास को कभी देख नहीं पाते हैं।
अब ये जो शुतुरमुर्ग अप्रोच है, इसके लिए तो देश क्या कर सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो पुरानी सोच वाले लोग रहते हैं, वो उस सोच से सहमत नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि देखो भाई, जब कुछ शुभ होता है, कुछ मंगल होता है, घर में भी कोई अच्छा होता है, बच्चे भी कोई अच्छे कपड़े पहनता है, जरा साफ सुथरा होता है, तो काला टीका लगा देते हैं। आज देश का जो मंगल हो रहा है चारों तरफ, देश की जो चारों तरफ वाहवाही हो रही है, देश का जो जय जयकार हो रहा है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि काले टीके के रूप में काले कपड़े में निकल के सदन में आकर के आपने इस मंगल को भी सुरक्षित करने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 3 दिन से भी हमारे विपक्ष के साथियों ने जी भर करके, डिक्शनरी खोल खोल करके जितने अपशब्द मिलते हैं ले आए, जितने अपशब्दों का उपयोग कर सकते हैं भरपूर, पता नहीं कहां कहां से ले आते हैं। लेकिन अच्छा है, थोड़ा मन का गुबार उनका निकल गया होगा, थोड़ा मन हल्का हुआ होगा, इतने अपशब्द बोल लिए हैं तो। और वैसे तो लोग मुझे दिन रात कोसते रहते हैं, उनकी ये फितरत है। और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये इनकी पसंदीदा नारा है। लेकिन मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। और ये ऐसा क्यों करते हैं और ये क्यों होता है, आज मैं सदन में कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूं। मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। तो आपको बड़ा सीक्रेट वरदान है जी। और मैं 3 उदाहरण से ये सीक्रेट वरदान को सिद्ध कर सकता हूं जी। आपको ध्यान होगा कि इन लोगों ने कहा था बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा, बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, न जाने क्या क्या कहा था। और बड़े बड़े विद्वानों को विदेशों से ले आते थे, उनसे कहलवाते थे, ताकि उनकी बात कोई न माने तो शायद उनकी मान ले। हमारे बैंकों की सेहत को लेकर के भांति भांति की निराशा, अफवाह फैलाने का काम इन्होंने पुरजोश किया। और जब इन्होंने बुरा चाहा बैंकों का, तो हुआ क्या? हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्रॉफिट